हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका उत्तराखंड जीके की इस 34वीं क्लास में। आज की क्लास में जो हमने प्रश्न लिए हैं, जो राजेंद्र बलोदी जी की जो बुक है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। यह एक तरह से हस्तलिखित प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफलाइन कोचिंग्स के। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बच्चों ने इसके लिए कहा है तो यह क्लास चालू करी है अलग से। पहले कुछ एक दो दिन यह प्रश्न उन्हीं जो अन्य क्वेश्चंस की क्लास चलती है उसके साथ इसको शामिल किया गया था। आज से यह क्लास अलग से चालू की गई है। राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की बुक आपने ज़रूर देखी होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, उसी के यह सभी क्वेश्चंस हैं। और आपका स्कोर क्या रहा इन क्वेश्चंस में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपका स्कोर क्या रहा। तो आगामी आने वाले उत्तराखंड ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह सभी प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इसमें जो प्रश्न है, कुछ प्रश्न तो हमने पिछली क्लासों में देख लिए थे, तो हम इसको शुरू करते हैं कहाँ से। प्रश्न नंबर 4 तक हमारे हो चुके थे पिछले टेस्ट में, तो यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विदेशी यात्री ने कहा हिमालय के भूभाग में रहकर मैंने बार बार स्वर्ग के दर्शन किए। तो ऐसा किस विदेशी यात्री ने कहा था कि मतलब हिमालय के भूभाग में रहकर मैंने बार बार स्वदेशी मतलब स्वर्ग के दर्शन किए, किसने किया कहा था। तो यह कहने वाला कौन था जिसने ऐसा कहा था? यह कहने वाले थे कौन? ऑप्शन बी, हुएनसांग। इन्होंने कहा था कि मतलब हिमालय के भूभाग में रहकर मैंने बार बार स्वर्ग के दर्शन किए। था क्या मतलब, जब हुएनसांग 7वीं सदी में चीनी जो मतलब यात्री था हुएनसांग, जब सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में पहुँचे तो हर्षवर्धन ने सम्राट ने सिंहासन से उठकर उनका अभिवादन किया और विदाई देते समय से पूर्व उनसे विनम्र मतलब हर्षवर्धन ने आग्रह किया कि महात्मन, विदाई देने से पहले यह अखंड भारत आपका आशीर्वाद चाहता है। ऐसा किसने कहा? हर्षवर्धन ने हुएनसांग से कहा था। तो फिर उसी तरह विनयपूर्वक हाथ जोड़ करके हुएनसांग ने भी कहा था कि इस योगासीन ध्यान वशिष्ठ प्राचीन भारत के आशीर्वाद का पाथेय मैं भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, मतलब मैं भी इस भारत का आशीर्वाद अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और यह कहा कि राजन, यह भारत भू स्वर्गमय है, विशिष्टतः मतलब स्पेशली हिमालय के भूभाग में रहकर मैंने बार बार स्वर्ग के दर्शन किए, ऐसा उन्होंने कहा। तो यह कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है इस तरह का। तो अब पूरा ध्यान रखिएगा, जो हुएनसांग थे हर्षवर्धन के दरबार में थे, उन्हीं से जुड़ी हुई यह बात थी 7वीं सदी की। अगला प्रश्न है, नंदा देवी का सफल आरोहण पुस्तक किसने लिखी है? तो जो नंदा देवी का सफल आरोहण पुस्तक है किसने लिखी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से नंदा देवी का तो यह किसने लिखी है? यह लिखी है किसने? ऑप्शन ए, टिलमैन इनका नाम था। क्या नाम था इनका? नाम टिलमैन। नंदा देवी का सफल आरोहण पुस्तक टिलमैन ने लिखी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न है, एशिया के समस्त पर्वतीय प्रदेशों की 6 बार यात्रा करने के पश्चात मैं इस कथन पर पहुंचा हूं कि इन सभी पर्वतीय प्रदेशों में उत्तराखंड सबसे सुंदर है। ये किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? यह जो कहा है, यह कथन किसने कहा है? यह कहा है टीजी लॉन्गस्टाफ ने ही यह कथन कहा है कि मतलब मैं इसने सबसे सुंदर पर्वतीय प्रदेश टीजी लॉन्गस्टाफ ने इसको कहा है। थोड़ा सा इसके पीछे की जो चर्चा है उसको समझ लेते हैं। यह है क्या, जैसे अगला प्रश्न हमने यहाँ पे देखा था कि मतलब नंदा देवी का जो सफल आरोहण पुस्तक है यह किसने लिखी है? टिलमैन ने लिखी है। इसी पुस्तक में जो ये टीजी लॉन्गस्टाफ हैं, इन्होंने इसी पुस्तक में ये बात कही है। मतलब इन्होंने भी इस पुस्तक की भूमिका में, मतलब टीजी लॉन्गस्टाफ ने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है ऐसा। मतलब पुस्तक किसकी है? सफल आरोहण टिलमैन की है। और इस पुस्तक टिलमैन की इस पुस्तक नंदा देवी का सफल आरोहण में टीजी लॉन्गस्टाफ ने ये बात कही है कि मतलब इन सभी में 6 बार यात्रा करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश उत्तराखंड इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस राजा, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा आपको क्योंकि ये काफ़ी पुराने नोट्स हैं। तो किस राजा के शासन के पश्चात केदारखंड को व मानसखंड को संयुक्त रूप से उत्तराखंड कहा जाने लगा? तो किस राजा के शासन के पश्चात केदारखंड को व मानसखंड को संयुक्त रूप से उत्तराखंड कहा जाने लगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो वो राजा कौन थे? ऑप्शन ए, महाराजा विराट थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन थे? मत्स्यराज महाराजा विराट के शासन के पश्चात केदारखंड व मानसखंड को संयुक्त रूप से एक ही नाम उत्तराखंड से जाना जाने लगा था। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है,
9वां प्रश्न है, स्कंद पुराण के केदारखंड नामक ग्रंथ में किस नदी के उद्गम स्थल के वर्णन में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। मतलब स्कंद पुराण के केदारखंड नामक ग्रंथ में किस नदी के उद्गम स्थल के वर्णन में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। तो कौन सी नदी है जिसके मतलब वर्णन में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। तो यह किसके मिलता है, ऑप्शन सी गंगा नदी के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी के वर्णन में मतलब उद्गम स्थल के वर्णन में उत्तराखंड शब्द का जिक्र आता है, उत्तराखंड नाम का जिक्र आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नाग पंथ के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने अपनी पुस्तक गोरखावाणी में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो पहले तो एक प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि मतलब नागपंथ के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ की पुस्तक कौन सी थी। यह पुस्तक कौन सी थी, गोरखावाणी हमें पता होनी चाहिए। और उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने इसमें, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड शब्द का ही प्रयोग किया है गोरखनाथ जी ने। तो नाथपंथ के प्रवर्तक थे, उन्होंने उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड शब्द का ही प्रयोग किया है। उत्तराखंड का शब्द का प्रयोग उन्होंने इस तरह से किया है, उत्तराखंड जाइवा सोनीफल खाइवा, इस तरह का शब्द है उनकी बुक में। क्या लिखा हुआ है, उत्तराखंड जाइवा सोनीफल खाइवा। तो इस तरह से पता चलता है मतलब उत्तराखंड का शब्द का प्रयोग उन्होंने अपनी पुस्तक में इस तरीके से किया है, इस लाइन में किया है, उत्तराखंड जाइवा सोनीपल खाइवा, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि खलंगा स्मारक कहाँ है। तो खलंगा स्मारक कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, खलंगा स्मारक कहाँ पर है। तो खलंगा स्मारक इन दिए गए ऑप्शंस में से कहाँ पर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो खलंगा स्मारक कहाँ पर है, आपको ज़रूर यह मालूम होगा। तो दिए गए इन 4 ऑप्शनों में से किसी में भी खलंगा स्मारक नहीं है। खलंगा स्मारक कहाँ पर है, यह देहरादून में है। कहाँ पर है, देहरादून में है खलंगा स्मारक। तो खलंगा स्मारक कहाँ पर है, देहरादून में है, ध्यान रखिएगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से किसी में भी खलंगा स्मारक नहीं है। खलंगा स्मारक देहरादून में सहस्त्रधारा मार्ग जो है उस पर है। और ध्यान रखिएगा खलंगा स्मारक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यह एक संरक्षित स्मारक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल देहरादून द्वारा, ध्यान रखिएगा, द्वारा प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 2000 देश के अनुसार इसको क्या किया गया था, मतलब संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया था खलंगा स्मारक को। तो यह कहाँ पर है, देहरादून में सहस्त्रधारा मार्ग के पास में है। 12वां प्रश्न है, रक्षक देवल मंदिर कहाँ स्थित है। तो रक्षक देवल मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यह भी। तो रक्षक देवल मंदिर कहाँ पर स्थित है, यह दिए गए ऑप्शंस में से तो ऑप्शन ए यह बागेश्वर में स्थित है। रक्षक देवल मंदिर कहाँ पर स्थित है, यह बागेश्वर में स्थित है। सत्यनारायण मंदिर एवं रक्षक देवल मंदिर ये दोनों साथ में ही हैं, तो यह दोनों बागेश्वर में स्थित हैं। यह भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक में घोषित किया गया है इसको भी। तो यह भी कहाँ पर है, बागेश्वर में है। अगला प्रश्न है 13वां, अंग्रेजों का कब्रिस्तान नामक स्थल कहाँ है। तो अंग्रेजों का कब्रिस्तान नामक स्थल कहाँ पर स्थित है। तो अंग्रेजों का कब्रिस्तान नामक स्थल कहाँ पर स्थित है, जिला हरिद्वार में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिला हरिद्वार में अंग्रेजों का कब्रिस्तान नामक स्थल स्थित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित एक स्मारक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अट्टा सट्टा क्या है। तो अट्टा सट्टा क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह भी है। अट्टा सट्टा तो क्या है, ऑप्शन है इसके बलि पूजा, वैवाहिक परंपरा, एक भेंट, इनमें से कोई नहीं। तो अट्टा सट्टा क्या है, अट्टा सट्टा एक वैवाहिक परंपरा है। तो यह एक वैवाहिक परंपरा है। इसमें क्या किया जाता है, जिसके अंतर्गत कोई दो समकक्षी परिवार परस्पर एक दूसरे को अपनी लड़की देकर अपने लड़के के लिए वधू प्राप्त कर लिया करते हैं। इस प्रथा को सट्टा बट्टा या दूसरा नाम क्या है इसका, ग्वर सटो भी कहा जाता है। सट्टा बट्टा, अट्टा सट्टा या सट्टा बट्टा या ग्वर सटो कहा जाता है। इतने इसके नाम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, परंपरा है यह। इसमें क्या किया जाता है, मतलब एक दूसरे को अपनी लड़की देकर अपने लड़के के लिए वधू प्राप्त कर लिया करते हैं, इस तरह से। और इसमें एक अगला प्रश्न है 15वां, अबाजू क्या है। अबाजू क्या है, तो अबाजू क्या है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा सा आपको धुंधला ज़रूर दिख रहा होगा, लेकिन प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इनको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। आप फेसबुक पेज पर अगर जुड़ देंगे तो वहाँ पर आपको इनके वो भी मिल जाएंगे, क्या PDF मिल जाएगी फेसबुक पेज पर आप इन सभी की, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। तो अबाजू क्या है, तो अबाजू क्या है, अबाजू है कि मतलब एक तरह का क्या है, यह एक तरह का एक मतलब
एक परंपरा है। अबाजू क्या है? एक परंपरा है। कैसी परंपरा है यह? त्यौहार जब किसी अबाजू एक परंपरा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। त्यौहार न मनाने की स्थिति में जिसमें कोई भी बाजा नहीं बजाया जाता है, अबाजू कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? त्यौहार न मनाने की स्थिति में अबाजू क्या है? त्यौहार जब नहीं मनाते हैं तो मतलब उसमें कोई बाजा फिर नहीं बजाया जाता है, तो वो अबाजू कहलाता है। जैसे कोई त्यौहार नहीं मनाना है, कोई शोक है, कोई दुख हो गया, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, तो त्यौहार नहीं मनाया जाता है, और उसमें फिर कोई त्यौहार न मनाने की स्थिति में जिसमें कोई भी बाजा नहीं बजाया जाता है, अबाजू कहलाता है। शोक तथा दुख की स्थिति में अबाजू की परंपरा का निर्वहन होता है। किस स्थिति में होता है? शोक तथा दुख की स्थिति में अबाजू की एक परंपरा का निर्वहन होता है। तो यह क्या है? एक परंपरा है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कत्यूरी राजा अशांति देव ने किस नाथपंथी जोगी को ज्योतिर्मठ की गद्दी सौंप दी थी? कत्यूरी राजा अशांति देव ने किस नाथपंथी जोगी को ज्योतिर्मठ की गद्दी सौंप दी? कौन सा था, कौन थे? तो यह जिन्होंने गद्दी सौंप दी थी, कौन से कत्यूरी राजा ने, कौन सा वह जोगी थे? तो वह जोगी नरसिंह थे। कौन थे? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जोगी नरसिंह। इनको उन्होंने इसकी गद्दी सौंप दी थी, ज्योतिर्मठ की गद्दी सौंप दी थी राजा कत्यूरी राजा अशांति देव ने। तो और मतलब इस बात का उल्लेख मतलब उन्होंने कहाँ किया है? वो तो जो इनका जो मतलब नाथपंथी जोगी नरसिंह को ज्योतिर्मठ की गद्दी सौंप दी, इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है अशांति देव ने? तो उत्तराखंड जागर में, उत्तराखंड इसका मतलब इसमें उल्लेख मिलता है जागरों में इस बात का। तो यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यकीन मानिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और इनसे संबंधित डिटेल को जान लेते हैं, तो आप थोड़े समय बाद ही देखेंगे कि आपका जो राजेंद्र बलोदी जी की बुक है वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यह सभी प्रश्न उसी बुक से लिए गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है वह। तो अगर आपने उसका पहले से स्टडी करी है तो आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं, आपका स्कोर क्या रहा, और स्कोर आप अपना सही बताइएगा, गलत स्कोर मत बताइएगा, क्योंकि उससे आप ही को आगे आने वाले समय में नुकसान होगा। अगला है, नाग कन्या चंपावती चंपावत में तपस्या के लिए आई थी। कहाँ आई थी? नाग कन्या जो चंपावत में तपस्या के लिए आई थी, उनके जागर में उत्तराखंड नाम का प्रयोग मिलता है। ये नाग कन्या कहाँ से तपस्या करने चंपावत आई थी? तो ये कहाँ से आई थी? मध्य प्रदेश से आई थी। ये नाग कन्या कहाँ से आई थी? चंपावत में तपस्या करने के लिए। इसमें काफ़ी प्रश्न छुपे हुए हैं। देखिए, नाग कन्या चंपावती की जागर में उत्तराखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, एक तो यह इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, चंपावत में तपस्या के लिए कौन आई थी? तो नाग कन्या चंपावती आई थी, ये भी है। और ये कहाँ की थी? ये तो प्रश्न पूछा गया, तो ये मध्य प्रदेश से आई थी, विदिशा से। चंपावती मध्य प्रदेश, विदिशा से चंपावत में आई थी तब। तो इस तरह से इनका जो जागर है उसमें भी क्या किसका उल्लेख मिलता है? उत्तराखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 18वां प्रश्न है, हिमालयी क्षेत्रों के गजेटियर सर्वप्रथम E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित होकर कब प्रकाशित हुए? तो हिमालयी क्षेत्रों के गजेटियर सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुए थे? तो यह कब हुए थे? ऑप्शन बी 1882 में यह प्रकाशित हुए टी E.T. एटकिंसन द्वारा, मतलब यह प्रकाशित किए गए थे। किसके द्वारा? E.T. एटकिंसन द्वारा। हिमालयी क्षेत्रों के गजेटियर सर्वप्रथम 1882 में E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुए थे। और थोड़ा सा एक चीज़ और जाननी है, उत्तराखंड का इतिहास अति प्राचीन होने पर भी किसी भी गजेटियर में उत्तराखंड शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। ध्यान रखने की बात है कि मतलब अति प्राचीन होने के बाद भी किसी भी मतलब उसमें मतलब गजेटियर में उत्तराखंड शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। इससे क्या स्पष्ट है कि उत्तराखंड शब्द का प्रचलन 20वीं सदी के प्रथम दशक में हुआ। मतलब वहाँ नहीं मिला। 18वीं जो 19वीं सदी थी 1882 में मतलब E.T. एटकिंसन ने उन्होंने जो गजेटियर का प्रकाशन किया उसमें उत्तराखंड शब्द का उल्लेख नहीं मिला। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्तराखंड शब्द का प्रचलन 20वीं सदी के प्रथम दशक में हुआ। महत्वपूर्ण बात है, उत्तराखंड शब्द का प्रचलन कब हुआ? 20वीं सदी के प्रथम दशक में। उत्तराखंड केदार पुराण जो है ये 1911 में प्रकाशित द्वितीय संस्करण में, मतलब केदार पुराण जो है उसका 1911 में जो द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ उसमें उत्तराखंड शब्द का उल्लेख मिला था। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, देख लेते हैं। उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए 1923 में शालिग्राम वैष्णव ने यह पुस्तक लिखी है। तो क्या लिखी है इन्होंने? 1923 में शालिग्राम वैष्णव ने यह पुस्तक लिखी है। कौन सी? उत्तराखंड रहस्य। अब थोड़ा सा ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है और याद होने चाहिए, पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो 1946 में गोविंद प्रसाद नौटियाल इनका पूरा नाम था। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वसुधारा।
क्या नाम था पुस्तक का? वसुधारा। इनकी पुस्तक कौन सी है? वसुधारा। इसमें मतलब ये सारे जो तथ्य हैं उत्तराखंड नाम से संबंधित हैं। तो उत्तराखंड रहस्य 1923 में शालिग्राम वैष्णव ने पुस्तक लिखी, देखिए उत्तराखंड नाम आ गया। इसी तरीके से 1946 में गोविंद प्रसाद नौटियाल जी ने पुस्तक लिखी वसुधारा, तो उसमें उत्तराखंडी तीर्थ शब्द का उल्लेख हुआ, तो यहाँ से भी उत्तराखंड का उल्लेख हुआ, नाम का उल्लेख हुआ। उसके बाद 1952 में बालकृष्ण भट्ट द्वारा एक पुस्तक रचित पुस्तक ही कौन सी? कनक वंश काव्य। क्या नाम था पुस्तक का? कनक वंश काव्य। इसमें भी इस पुस्तक की जो भूमिका थी उसमें प्रभुदत्त ब्रह्मचारी द्वारा उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया गया। क्या? 1952 में बालकृष्ण भट्ट जी ने एक पुस्तक लिखी कनक वंश काव्य। इस पुस्तक की भूमिका में कौन थे? वह जिन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिखी थी। पुस्तक के असली लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और इस पुस्तक की भूमिका किसने लिखी थी? प्रभुदत्त ब्रह्मचारी द्वारा पुस्तक की भूमिका लिखी गई। कौन सी पुस्तक? कनक वंश काव्य, बालकृष्ण भट्ट जी की। तो इसमें उन्होंने क्या करा? मतलब उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया। और अगला प्रश्न है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न करते हैं इसको। वेद माता की रचना किसने करी है? तो वेद माता की रचना किसने करी है? यह एक पुस्तक है। इसकी रचना किसने करी? 1953 में हरिराम धस्माना जी ने वेद माता की रचना करी थी। 1953 में हरिराम धस्माना द्वारा वेद माता में मतलब इसकी रचना इन्होंने करी थी। और उत्तराखंड हिमालय शब्द का भी इसमें भी उल्लेख हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न आता है उत्तराखंड हिमालय शब्द का उल्लेख कहाँ पर हुआ था, तो 1953 में हरिराम धस्माना जी ने वेद माता की रचना करी थी, तो इसमें हुआ था। और अगला है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी, जिन्हें चारण कहते हैं, हम जानते ही हैं शिव प्रसाद चारण जी। इनके बारे में भी थोड़ा सा, इन्होंने भी जो उत्तराखंड शब्द है इसको काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। कैसे बनाया था इसको भी जान लेते हैं। तो मतलब 1960 में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड यात्रा दर्शन, क्या लिखा? 1960 में शिव प्रसाद डबराल जी ने उत्तराखंड यात्रा दर्शन तथा कई खंडों में उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड यात्रा दर्शन तथा कई खंडों में उत्तराखंड का इतिहास लिखकर इस शब्द को लोकप्रिय बना दिया था। किस शब्द को? उत्तराखंड शब्द को। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो जो ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा आपको देखने में मतलब उतना साफ नहीं दिख रहा होगा, काफ़ी पुराने हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप इन प्रश्नों को लगातार पूरी बुक के प्रश्नों को अगर आप देखते हैं तो यकीन मानिए पूरी जो बलोदी जी की बुक है आपकी ऐसे ही इन्हीं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।